हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वार ऑफ यूनिफिकेशन। ये जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था, वो यूनिफिकेशन लड़ाई के ज़रिए हुआ था और वो 3 लड़ाई हुई थी। इन 3 लड़ाइयों को ही वार ऑफ यूनिफिकेशन में शामिल किया जाता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बिस्मार्क। उनके नेतृत्व में ये 3 लड़ाई लड़ी गई थी पर्शिया द्वारा। तो उन्होंने जब वो पर्शिया के मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, ब्लड एंड आयरन नाम से। उन्होंने उस स्पीच में कहा था कि जो पर्शिया के सामने चुनौतियाँ हैं, उसको अगर उसको पार पाना है उस चुनौतियों से, तो उसको 2 चीज़ों के हिसाब से चलना पड़ेगा, आयरन एंड ब्लड। आयरन एंड ब्लड कहने का मतलब ये है कि उसको खून देने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये मतलब है कि अगर लड़ाई का अगर सर्कमस्टांसेस ऐसा आ जाते हैं कि लड़ाई की सिचुएशन आ जाती है, तो उसे लड़ाई में भी लड़ना पड़ेगा लड़ाई के लिए। दूसरा क्या है, आयरन। आयरन का मतलब ये है कि उसको अपनी इंडस्ट्री को मजबूत बनाना पड़ेगा दूसरे देशों के मुकाबले। तो ये इनकी पॉलिसी थी बिस्मार्क की। और बिस्मार्क एक बहुत ही चालाक व्यक्ति भी थे। उनको पता था कि जर्मनी टूटा हुआ है, क्योंकि उसके इतने सारे 37 देशों में बटा हुआ था ये जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो ये तभी इकट्ठा हो सकते, एक देश के साथ तभी मिल सकते जब एक ऐसा दुश्मन आ जाए जो कि पहले अटैक करे। अगर प्रशिया चाहेगा कि दूसरे जर्मन देश उसका साथ दे, वो तभी दे सकते जब प्रशिया एक डिफेंसिव आर्गुमेंट दे, यानी पर्शिया ऐसे आर्गुमेंट दे कि उसके ऊपर अटैक किया गया है दूसरे देश द्वारा। उसको हम डिफेंसिव पॉलिसी कहते। तो अगर अटैक हो जाता है पर्शिया के ऊपर किसी दूसरे देश का, तो तब ये जर्मन स्टेट मजबूरन इनको पर्शिया का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि पर्शिया तब ये आर्गुमेंट दे सकता है कि क्योंकि मेरे ऊपर हमला हुआ है, तो इसलिए तुम जो मेरे साथ के देश हो, जर्मन देश हो, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम मेरी रक्षा के लिए आओ। अगर ये जो प्रशिया है ये किसी के ऊपर लड़ाई थोप दे, तो तब क्या सिचुएशन आ जाएगी। तब ये जर्मन ये खुद डर जाएंगे। ये इसलिए डरेंगे क्योंकि इन्हें लगेगा कि पर्शिया अब इनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो ये क्या करेंगे, पर्शिया के खिलाफ हो जाएंगे, ये छोटे जर्मन स्टेट। ये एग्रेसिव वाली पॉलिसी हो गई। तो इनको पता था बिस्मार्क को कि प्रशिया, क्योंकि जर्मनी है वो टूटा हुआ है, तो केवल यहाँ पर डिफेंसिव वाली पॉलिसी ही काम कर सकती है। यानी पर्शिया एक डिफेंसिव वार लड़े, तभी ये जर्मन स्टेट उसका साथ देंगे। ये उनको पता लग गया था और इसी आधार में उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि सबसे पहले सेल्स्विक हॉस्टाइन वाली लड़ाई हुई। इसमें क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र है सेल्स्विक हॉस्टाइन के नाम से पहले था ये। अब इसमें क्या था, पहले डेनमार्क का शासन हुआ करता था, लेकिन डेनमार्क का जो शासन था वो इस प्रकार से था कि इस क्षेत्र को ऑटोनॉमी मिल रखी थी। ऑटोनॉमी मिल रखी थी। ये क्षेत्र अपने हिसाब से यहाँ का खुद कानून चलाता था। जैसे चेंजेस यहाँ पर ये थे कि डेनमार्क के लोग के बजाय यहाँ के लोग जर्मन मूल के थे। तो इस तरह से डेनमार्क से अलग यहाँ का कंपोजिशन था। इसके अलावा ये जो डेनमार्क के साथ जुड़ा था ये क्षेत्र, वो पर्सनल यूनियन से जुड़ा हुआ था। पर्सनल यूनियन से मिडिल एज का समय था, उस समय से सैकड़ों साल से ये डेनमार्क में ही था। लेकिन पर्सनल यूनियन कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि इस क्षेत्र को ऑटोनॉमी मिल रखी थी। अगर इसकी ऑटोनॉमी को डेनमार्क का राजा उल्लंघन करता है और मजबूरन अपने में मिलाने की कोशिश करता है, तो इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के लोगों को ये पावर थी कि ये डेनमार्क से अलग हो जाए। इसी को लंदन डिक्लेरेशन या हाँ, लंदन डिक्लेरेशन में यही बात की गई थी, जो कि 1850 में हुआ था। सभी देशों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि डेनमार्क कोई ज़बरदस्ती नहीं चलाएगा इस क्षेत्रों में, अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर नहीं थोपेगा, ना ही इन लोगों की ऑटोनोमस को में हस्तक्षेप करेगा। ये लंदन डिक्लेरेशन में बात की गई थी। अब क्योंकि जो वहाँ का नया राजा आया था,
जिसका नाम था किंग क्रिस्टियन 9। ये राजा इनकी ऑटोनॉमी को मानने के लिए तैयार नहीं था और मजबूरन इनको डेनमार्क में एनेक्स करने के लिए तैयार था। इनकी ऑटोनॉमी को हटाने के लिए वो तैयार हो गया था और कोशिश कर रहा था कि इस क्षेत्र को फटाफट डेनमार्क में पूरी तरीके से मिला दिया जाए। पर्सनल यूनियन वाला सिस्टम को ख़त्म करके ये अब डेनमार्क का पूरा हिस्सा बन जाएगा। ये इन क्रिस्टियन 9 की कोशिश थी। अब ये हुआ कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के दूसरे जो देश थे, ये सब यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना का जन्म हो गया। प्रशिया में भी नेशनलिज्म की भावना आ गई और ऑस्ट्रिया में भी नेशनलिज्म की भावना आ गई और जो छोटे छोटे जर्मन स्टेट थे उनमें भी नेशनलिज्म की भावना आ गई। तो इनका ये कहना था कि सब जर्मन देशों को मिलके डेनमार्क के ऊपर अटैक करना चाहिए और डेनमार्क से ये क्षेत्र छीन के इनको जर्मन कॉन्फेडरेशन में मिला देना चाहिए। तो ये कैसा वार हुआ? डिफेंसिव। यहाँ पर डिफेंसिव कैसा हुआ है? हालांकि डेनमार्क के ऊपर अटैक जर्मन स्टेट ने किया था, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलके, लेकिन ये डिफेंसिव इस तरह से हुआ क्योंकि प्रशिया को मजबूरन इस क्षेत्र में आक्रमण करना पड़ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये आर्गुमेंट प्रशिया ने दिया था, डिफेंसिव आर्गुमेंट। नहीं तो हम किसी अपनी सीमा को बढ़ाना नहीं चाहते। बिस्मार्क ने क्या कहा था? हम अपनी सीमा को बढ़ाना नहीं चाहते, हम तो बस यहाँ पर सेल्सिक हॉस्टाइन के लोगों को उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं बस। तो ये डिफेंसिव वार में आता है ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये डेनमार्क एक छोटा सा देश है, वो जर्मन जो सेना थी जिसमें ऑस्ट्रिया पर्शिया की सेना कंबाइन हो गई थी, उसको ये नए छोटा सा देश कैसे लड़ सकता था। तो इस वजह से डेनमार्क को हार का सामना सहना पड़ा और ये क्षेत्र को सेल्सिक हॉस्टाइन को जर्मन कॉन्फेडरेशन में मिला दिया गया। लेकिन अब ये दिक्कत आ गई थी कि, और यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं हम, कि इस लड़ाई में जब ये हो रही थी डेनमार्क के खिलाफ, तो प्रशिया को अपना आधुनिक हथियार दिखाने का मौका मिल गया और उसकी ने एक ऐसी बंदूक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है प्रशिया की कि उसको 5 बार फायर किया जा सकता था। इससे पहले वाली टेक्नोलॉजी क्या थी कि कोई भी राइफ़ल है उसको एक कारतूस भरा जाएगा, फिर उस राइफ़ल को दूसरा कारतूस डाला जाएगा उसमें, यानी हर एक कारतूस के बाद दूसरा खोलना पड़ेगा राइफ़ल को, फिर कारतूस डालना पड़ेगा। लेकिन प्रशिया का यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी आ गई थी कि राइफ़ल में 5 कारतूस एक साथ जा सकते हैं। हर बार राइफ़ल को खोलने की ज़रूरत नहीं है। हर कारतूस के बाद 5 कारतूस जब ख़त्म हो जाएंगे फिर राइफ़ल को खोलने की ज़रूरत है, फिर उसमें 5 कारतूस जाएंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि प्रशिया की जो एफिशिएंसी है राइफ़ल की, वो 5 गुना हो गई थी दूसरे आर्मी के मुकाबले। तो इसका भी फ़ायदा उसको हुआ था इस लड़ाई में। उसकी जो आर्मी है उसने तुरंत ही ऑस्ट्रिया की सेना के साथ मिलके डेनमार्क को हरा दिया था। अब यहाँ पर आता है कि ये जो डेनमार्क से जब क्षेत्र को छीन लिया गया था, तो उसके बाद एक समस्या आ गई थी। प्रशिया और ऑस्ट्रिया इस क्षेत्र का क्या करेंगे? सेल्सिक हॉस्टाइन का किसके पास जाएगा? इन्होंने आपस में मिलकर फैसला लिया कि एक सेल्सिक जाएगा प्रशिया के पास और हॉस्टाइन जाएगा ऑस्ट्रिया के पास। ये इन्होंने मिलकर फैसला लिया था। लेकिन बीच कुछ समय बाद ये ऑस्ट्रिया मुकर गया इस फैसले से। उसने कहा कि अब जो इन दोनों डची है, सेल्सिक और हॉस्टाइन, इनका फैसला पार्लियामेंट में होगा दोनों का। पहले तो इसने कहा था प्रशिया के साथ इसने गुप्त कॉम्प्रोमाइज़ किया था, जिसके तहत एक सेल्सिक प्रशिया के पास जाना था और हॉस्टाइन ऑस्ट्रिया के पास। लेकिन ऑस्ट्रिया ने अब क्या किया, ये जो इनके बीच में जो समझौता हुआ था, गुप्त समझौता, दूसरे किसी को इन्होंने पता लगने नहीं दिया था। जर्मनी स्टेट के जो दूसरे देश थे उनको पता नहीं लगने दिया गया था इस समझौते के तहत। अब खुद ऑस्ट्रिया समझौते से भागने लग गया था और उसने ये कहा कि अब जो भी समझौता होगा आगे, वो
पार्लियामेंट है, जो कॉन्फेडरेशन, जर्मन कॉन्फेडरेशन की पार्लियामेंट है जिसमें सभी स्टेट सम्मिलित थे जर्मन के, वो तय करेगी कि क्या किया जाए। अब एक और चीज़ ये हो रही थी कि ऑस्ट्रिया का नक्शा यहाँ पर है, यहाँ पर बना हुआ है। ये ऑस्ट्रिया का जो ये वाला क्षेत्र है, ये इटालियन लोग रहते थे यहाँ पर, इटालियन पीपल। इसमें क्या था कि ये लोग अलग होना चाहते थे ऑस्ट्रिया से। 18वीं शताब्दी से इन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी थी कि किसी तरीके से ऑस्ट्रिया से अलग हो जाए। तो समय समय पर ये विद्रोह प्रदर्शन यहाँ होते रहते थे और ऑस्ट्रिया को यहाँ अपनी सेना भेज के इसको कुचलना पड़ता था समय समय में। तो ये एक ऑस्ट्रिया के लिए सिरदर्द, हर समय ये क्षेत्र बना रहता था। यहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि जो ऑस्ट्रिया है उसने ये सेल्सिक हॉस्टाइन का जो समझौता हुआ था उसे मानने से इनकार कर दिया, जिससे बिस्मार्क के पास एक मौका मिल गया उसको कि पर्सिया के ऊपर अटैक करने का। और दूसरा क्या था कि ये जो हमने इटालियन प्रॉब्लम बताई थी जो कि ऑस्ट्रिया के लिए कई सालों से चली आ रही थी, ये भी बिस्मार्क के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने एक गुप्त समझौता किया इटली के लोगों के साथ। इटली का राजा था उस समय, उसके साथ उसने एक गुप्त समझौता किया। उस गुप्त समझौते में क्या था? उस गुप्त समझौते में ये था कि अगर प्रसिया ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला करता है तो ये जो इटली है वो भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देगा। ये समझौता था। दोनों, प्रसिया और इटली दोनों एक कोलिशन बना के ये मिलके ऑस्ट्रिया के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे इस समझौते के तहत। अच्छा, अब क्योंकि इस लड़ाई को क्या डिफेंसिव बनानी थी, हमने अभी पढ़ा था कि जो भी लड़ाई बिस्मार्क ने लड़ी उसमें उन्होंने एक बहाना बनाया था। बिस्मार्क हर समय बहाना बनाने में बड़ा तेज व्यक्ति था और यहाँ पर भी उसने बहाना कुछ इस तरह से बनाया कि पहले तो उसने जो छोटे छोटे जर्मन स्टेट थे उसको दो तरीके अपनाए उस बिस्मार्क ने। ललचाने की कोशिश की उसने, दूसरे छोटे स्टेटों को कहा कि जो ललचा पाने में नाकाम रहे स्टेट, उस बिस्मार्क ने उन्हें धमकाने की कोशिश की कि किसी तरीके से वो तैयार हो जाए ये प्रसिया के साथ देने के लिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ। लेकिन ना तो उनका ललचाने का कोई फ़ायदा मिला, ना ही धमकाने का जो छोटे स्टेट है उनमें कोई फ़र्क पड़ा। जो ज़्यादातर स्टेट थे जर्मनी के वो ऑस्ट्रिया का साथ दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रसिया अगर जीत गया ऑस्ट्रिया के खिलाफ तो उनके ऊपर भी खतरा आ सकता है, स्मॉल स्टेट के ऊपर। और खतरा कैसे आ सकता है कि प्रसिया फिर उनके ऊपर हमला करके उनको अपने में मिला देगा। अब ये हुआ कि ज़्यादातर जो जर्मन स्टेट थे वो ऑस्ट्रिया के साथ थे, लेकिन जब प्रसिया ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कर दी थी तो ये कुछ ज़्यादा सहायता नहीं कर पाए ऑस्ट्रिया की। इन्होंने शुरुआत में तो बातों में तो इन्होंने साथ दिया था और इन्होंने कहा था कि प्रसिया को इन्होंने समझाया भी था कि आप अगर लड़ाई करोगे ऑस्ट्रिया के साथ तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने ऑस्ट्रिया की सहायता भी करने में नाकाम रहे। केवल एक स्टेट है सैक्सनी, वही ऑस्ट्रिया की मदद के लिए है। बाकी जो स्टेट थे ये निरस्त बने रहे, यानी न्यूट्रल बने रहे ये इस लड़ाई में। और हुआ ये कि ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला हुआ प्रसिया द्वारा। जैसे प्रसिया ने हमला किया वैसे इटली ने भी ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला शुरू कर दिया। तो ऑस्ट्रिया को 2 फ्रंट वार का सामना करना पड़ा और उसको लड़ाई के जब हुई उसके कुछ महीनों बाद उसको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उससे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसके तहत उसको इटली का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये वाला, उससे उसको हाथ धोना पड़ा। ये क्षेत्र हर समय उससे छिन गया और ये इटली के पास चले गया। इसके अलावा क्या चेंजेस हुए? ये जो क्षेत्र है, कुछ जिन क्षेत्रों ने ऑस्ट्रिया को सैनिक सहायता दी थी प्रसिया ने उन्हें हड़प लिया और अपने में मिला दिया। जैसे सैक्सनी का क्षेत्र है उसको हड़प के अपने प्रसिया में एनेक्स कर दिया।
अब एक और चेंजेस आ रहे थे, इसको यूनिफिकेशन वार में क्यों शामिल किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है हमें समझने को। प्रशिया और ऑस्ट्रो वार जो 1867 में हुआ था, ये यूनिफिकेशन वार में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि इस लड़ाई के बाद जब पीस ट्रीटी यहाँ पर पीस ट्रीटी साइन हो चुकी थी, तो उसके बाद जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है उसको ख़त्म कर दिया गया। ये जर्मन कॉन्फेडरेशन ये था जो कि 1815 के बाद से अस्तित्व में आया था। इसको ऑस्ट्रो प्रशियन वार के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था और इसकी जगह में एक नाम दिया गया, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन। नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन की यहाँ पर स्थापना की गई। अब नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन और जर्मन कॉन्फेडरेशन में क्या फ़र्क था? पहला फ़र्क ये था कि ऑस्ट्रिया को अब नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन से बेदखल कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया जर्मनी के मामलों में, जर्मन स्टेट के मामलों में अब दखल नहीं देगा इस ट्रीटी के बाद। दूसरा फ़र्क ये पड़ा था कि अब जो जर्मनी है वो इतना यूनिफाई हो गया था, लगभग कितना, ऊपर वाला नॉर्थ वाला हिस्सा उसका यूनिफाई हो गया था। बस जो साउथ के कुछ स्टेट थे जैसे बावेरिया, वुटनबर्ग, ये कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे, तो इस वजह से ये इनको अभी शामिल नहीं किया गया था जर्मनी में, इसमें नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन में। ठीक है, तो इससे अभी हम इसीलिए इसको वार ऑफ यूनिफिकेशन में शामिल किया जाता है क्योंकि ये जर्मनी का यूनिफिकेशन का सेकंड स्टेज यहाँ पर पूरी हो गई थी। अब बस एक थर्ड स्टेज, एक ऐसी लड़ाई चाहिए थी जिसके तहत ये जो साउथ स्टेट है ये अभी अलग थे, क्योंकि इनको एक तो इसलिए अलग थे क्योंकि इनका साइज बड़ा था, दूसरा एक कैथोलिक धर्म के मानने वाले यहाँ लोग थे, जबकि पर्सिया एक प्रोटेस्टेंट धर्म का स्टेट था। तो एक ऐसी लड़ाई की ज़रूरत थी जिससे नेशनलिज्म इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए कि ये देश भी मजबूर हो जाए कि नॉर्थ के जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है उसके साथ मिलने में मजबूर हो जाए और पूरा ये क्षेत्र जो है ये यूनिफाई हो जाए। एक लड़ाई की ज़रूरत थी और वो लड़ाई कौन सी हुई? फ्रांस के साथ, जिसको हम फ्रैंको पर्शियन वार कहते हैं, जो कि 1870 में लड़ी गई थी। 1870 में लड़ी गई थी फ्रांस के साथ वार में। अब ये वार भी एक डिफेंसिव वार था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देखना है हमें कि ये जो साउथ के स्टेट बचे रहे, ये साउथ का जो अभी हमने पढ़ा था, बावेरिया हो गया, इसमें शामिल वुटनबर्ग हो गया, इनके साथ पर्शिया ने एक ट्रीटी साइन की जिसके तहत ये जो साउथ के स्टेट थे ये पर्शिया के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, और पर्शिया अगर किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई में शामिल होता है तो इनको मजबूरन पर्शिया का साथ देना पड़ेगा। ये ट्रीटी के तहत बिस्मार्क ने ये सिस्टम लाया गया था बिस्मार्क द्वारा। और दूसरा, बिस्मार्क ने ये भी अच्छा काम किया कि उसने ऑस्ट्रिया को हराने के बाद उसकी कोई सीमा नहीं छीनी, अपने में नहीं मिलाई। हमने ये ऑस्ट्रिया का नक्शा ये है, ये इटली वाला क्षेत्र तो इटली में मिल गया था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया था यहाँ पर, लेकिन पर्शिया ने कोई क्षेत्र इससे नहीं हट पा, क्योंकि पर्शिया को पता था कि अगर वो ये ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्र हड़प लेगा तो फ्रांस के साथ जब लड़ाई होनी थी पर्शिया की आगे, तो उसमें क्या होना था फिर, अगर ये क्षेत्र हड़प लेता ऑस्ट्रिया का तो ऑस्ट्रिया फ्रांस का साथ देता लड़ाई में, और पर्शिया को 2 फ्रंट वार लड़ना पड़ता, उसको फ्रांस के साथ भी पर्शिया को लड़ना पड़ता और ऑस्ट्रिया के साथ भी लड़ना पड़ता। तो उसने अच्छा काम ये किया बिस्मार्क ने कि उसने इसकी कोई भी ज़मीन नहीं हड़पी ऑस्ट्रिया की। उस ऑस्ट्रिया को कन्फेडरेशन से बाहर तो कर दिया, लेकिन उसकी ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य था उसकी कोई भी ज़मीन पर्शिया ने नहीं एनेक्स की। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि न्यूट्रलिटी हो गई। अब ऑस्ट्रिया की क्या हो गई? न्यूट्रलिटी। अगर पर्शिया और फ्रांस की लड़ाई होती है तो उसमें ऑस्ट्रिया किसी का साथ नहीं देगा, वो न्यूट्रल बना रहेगा। तो ये बिस्मार्क का ही काम था कि उन्होंने ये नीति अपना के ऑस्ट्रिया की न्यूट्रलिटी हासिल कर ली। अब ये भी एक डिफेंसिव वार होना चाहिए था, तभी जो दूसरे साउथ के जर्मन स्टेट है वो तैयार होते पर्शिया की मदद के लिए। अगर ये डिफेंसिव वार
के लिए बिस्मार्क तैयार हो जाते कि किसी तरीके से अपने लोगों को ये दिखाया जाए कि जर्मनी के ऊपर अटैक हुआ है, प्रशिया के ऊपर अटैक किया है फ्रांस ने, ये चाहते थे बिस्मार्क किसी तरीके से। जबकि वो सोच तो पहले से रहे थे कि फ्रांस और प्रशिया की लड़ाई एक ना एक दिन होनी है, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि ये तरीका इस तरह से लड़ाई कराना है कि फ्रांस पहले अटैक करे प्रशिया के ऊपर। तो ये उन्होंने तकनीक अपनाई, और वो कैसे अपनाई वो देखेंगे अभी हम। सबसे पहले ये हुआ ये था कि एक चीज़ हो गई थी। फ्रांस का एक पड़ोसी है स्पेन, वहाँ पर एक रिवोल्ट हो गया था। उस रिवोल्ट से क्या हुआ था, वहाँ की जो एम्प्रेस थी जिनका नाम इसाबेला सेकंड है, उनको सत्ता से हटा दिया था वहाँ के लोगों ने। अब वहाँ पर कोई एक नया एम्परर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने स्पेन के लोगों ने 3 लोगों का नाम दिया था। कैथोलिक धर्म की स्पेन देश था, तो कैथोलिक राजा को ही चुना था। तो 3 लोगों को जब नाम दिया था, तो नेपोलियन जो कि फ्रांस का राजा था, नेपोलियन ने तीनों प्रिंसेस है उनका नाम की उनमें से तीनों में से किसी को भी मानने से इनकार कर दिया। ये तीनों की जो नॉमिनेशन थी, तीनों को नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया फ्रांस के राजा द्वारा, जो कि इस समय पावर ब्रोकर का भूमिका निभा रहा था। अब क्या हुआ कि इन तीनों का नाम जब हट गया, तो अब स्पेन के लोगों ने किसको नॉमिनेट करने की कोशिश की, जो पर्सिया की हाउस है, जो पर्सिया का राजा है, वो किस डायनेस्टी से आता था, होजेन होरेन एक डायनेस्टी है, उससे पर्सिया का राजा आता था। तो अब स्पेन के लोगों ने होजेन डायनेस्टी का एक प्रिंस को नॉमिनेट करने की कोशिश की। अब बिस्मार्क ने क्या किया, जैसे ही उसे पता लगा कि स्पेन के लोग अब एक होजेन डायनेस्टी का कोई कैथोलिक प्रिंस है उसको अपने देश का राजा बनाने की कोशिश कर रहे, तो ये खुश हो गया बिस्मार्क। और कौन सा प्रिंस था जिसको राजा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लियोपोल्ड। तो बिस्मार्क ने लियोपोल्ड से कहा कि आप नॉमिनेट को स्वीकार कर लो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत किसको हो गई, नेपोलियन थर्ड, जो कि फ्रांस का राजा था इस समय। उसको लगने लग गया अगर ये डायनेस्टी का राजा बन जाएगा तो फिर तो फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्रांस ये देश है ना, इसकी बाउंड्री इधर की तरफ से लगती है। फ्रांस का एक पड़ोसी प्रशिया हो जाएगा, जो कि होजेन डायनेस्टी से ही आता है, और दूसरा इधर की तरफ स्पेन हो जाएगा, वो भी होजेन का राजा हो जाएगा अगर ये प्रिंस राजा बनने में कामयाब हो जाता है तो इसलिए नेपोलियन ने सीधे तौर में चेतावनी दे दी कि कोई भी होजेन डायनेस्टी का प्रिंस स्पेन का राजा नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि फ्रांस दोनों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा। स्पेन भी अब उसका दुश्मन बन जाएगा अगर होजेन डायनेस्टी का प्रिंस राजा बनने में कामयाब हो जाता है तो। अब ये है कि ठीक है, उसकी बात मान ली गई, नेपोलियन की बात मान ली गई, प्रिंस यहाँ से हटने को तैयार हो गया। उसने अपने नॉमिनेशन को खुद ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये जो नेपोलियन थर्ड था, ये इतने से सहमत नहीं था। उसने क्या किया, उसने प्रशिया के राजा को कहा कि कोई भी आने वाले समय में, भविष्य में, कोई भी होजेन डायनेस्टी का प्रिंस कभी भी स्पेन का राजा कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ये उसने प्रशिया के राजा को कहा, अपने एम्बेसडर द्वारा ये बात फ्रांस के राजा ने प्रशिया के राजा को पहुंचाई। अब प्रशिया का राजा ये जो वादा था उसको मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने कहा कि अब लियोपोल्ड जो प्रिंस है उसने खुद ही मना कर लिया, तो अब ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई, तो इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है आगे, ये प्रशिया के राजा ने कहा। अच्छा, ये जो इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, प्रशिया के राजा और फ्रांस के एम्बेसडर के बीच में, जो कि अपने राजा की बात, फ्रांस के राजा की बात पहुंचा रहा था, ये दोनों के बीच की बातचीत को प्रशिया के राजा ने बिस्मार्क को बताया कि ये बातचीत हुई है आपस में। तो बिस्मार्क ने क्या कर दिया कि इस बातचीत का जो बातें थी उसको लीक करा दिया, प्रेस में लीक करा दिया। और लीक इस तरह से करा दिया कि एडिट कर दिया
एडिट करके जो बातचीत है उसको मिर्च मसाला लगा के प्रेस को इस तरह से बताया गया कि दोनों देशों में की जनता भड़क जाए। जो प्रशिया की जनता है वो इसलिए भड़क जाए क्योंकि उनकी प्रशिया की जनता को इस तरीके से बताया गया था कि फ्रांस के एम्बेसडर ने जोर ज़बरदस्ती की प्रशिया के राजा के साथ। ये प्रशिया के लोगों को एडिट करके बताया गया और फ्रांस के लोगों को क्या बताया गया एडिट करके कि जो प्रशिया का राजा है वो फ्रांस के साथ अत्याचार कर रहा है और फ्रांस का जो डर है वास्तव का जो कोई, क्योंकि उसको वास्तव का डर था तो उसका जो समस्या है जो दिक्कत है फ्रांस की उसको समझने में नाकाम रह रहा है प्रशिया का राजा और उसकी कब और कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से लियोपोल्ड को आगे आने वाले समय में स्पेन का राजा बना दिया जाए। इस तरह से फ्रांस के लोगों को बड़ा चढ़ा के बताया गया, जबकि ये एडिटेड वर्जन था। इन दोनों के बीच की जो बातचीत की वो नॉर्मल बातचीत थी, लेकिन ये बिस्मार्क का ही काम था कि उसने इस बातचीत को एडिट करके जनता में लीक कर दिया प्रेस में। तो इससे ये हो गया कि दोनों देशों के जो लोग थे उनके आपस में एक दूसरे के प्रति नफ़रत की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ी और नेपोलियन इसमें क्या हो गया, वो जल्दबाजी में उसने अटैक कर दिया प्रशिया के ऊपर। उसको लगा कि अगर वो पहले अटैक कर देगा तो उसका चांसेस है जीतने के, और ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि लड़ाई शुरू होने से पहले फ्रांस पावरफुल लग रहा था लोगों को, और ज़्यादातर देशों को, यूरोपियन देशों को ये लग रहा था कि अगर इन प्रशिया और फ्रांस की लड़ाई होगी तो फ्रांस के ज़्यादा चांसेस है। तो नेपोलियन ने भी यही सोचा था, तो इसीलिए उसने पहले अटैक कर दिया। अच्छा, तो इस वजह से बिस्मार्क को एक डिफेंसिव आर्गूमेंट का एक और मौका मिल गया, और जो साउथ जर्मन के स्टेट थे जो अभी भी नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन में नहीं मिले थे, वो प्रशिया के साथ आके उन्होंने फ्रांस के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए, और ऑस्ट्रिया न्यूट्रलिटी के तौर में अलग रहा लड़ाई से। और एक चीज़ और थी कि नेपोलियन जब लड़ाई शुरू कर रहा था तो उसने उम्मीद ये की थी कि ऑस्ट्रिया उसको साथ देगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया प्रशिया से लड़ाई हार गया था, तो अपनी हार का बदला लेने के लिए वो प्रशिया के ऊपर अटैक करेगा, ऐसे नेपोलियन को लग रहा था। लेकिन क्योंकि हमने देखा था, इससे पहले पढ़ा था कि किस तरह से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की न्यूट्रलिटी हासिल करी, तो जो नेपोलियन का अंदाज़ा था वो सही नहीं बैठा और ऑस्ट्रिया लड़ाई से अलग रहा। अब ये सीधी लड़ाई थी प्रशिया के साथ जो दूसरे जर्मन के स्टेट थे वो सब मिलके फ्रांस के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे। तो क्या हुआ कि प्रशिया ने यहाँ पर हरा दिया था फ्रांस को। अब वो क्यों हराया, क्योंकि जो मिलिट्री थी उसमें प्रशिया के लगभग 20-25 साल पहले, इस लड़ाई से पहले, उस दौरान से प्रशिया के गवर्नमेंट ने अपने मिलिट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए थे। इसी कारण 20-25 साल के पीरियड में ही उसकी प्रशिया की मिलिट्री फ्रांस के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, और दोनों जो दूसरे देश हैं उन्होंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया था, तो इसी वजह से वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि फ्रांस जीतेगा। लेकिन प्रशिया ने इतने कम समय में अपनी मिलिट्री को इतना तेज़ी से विकसित कर दिया कि वो कामयाब हो गया फ्रांस को लड़ाई में हराने के लिए। और क्या हुआ कि इसके अलावा प्रशिया की जो रेलवे था वो भी काफ़ी विकसित हो चुका था, तो उसने अपनी आर्मी को फटाफट बाउंड्री जो बॉर्डर है एरिया में वहाँ पर पहुँचाया, और सप्लाई भी पहुँचाने में प्रशिया कामयाब हो गया फ्रांस के मुकाबले जल्दी। तो ये भी बहुत भूमिका रेलवे ने निभाई थी प्रशिया की जीत में। तो ये लड़ाई में प्रशिया की जीत हुई, और यही आखिरी यूनिफिकेशन ऑफ वार, इसी को ही जाना जाता है। अब क्या हुआ आगे, ये जो सारे क्षेत्रों को जर्मनी के जितने भी स्टेट थे उनको पूरी तरीके से यूनिफाई कर दिया गया था इस लड़ाई के बाद, और उस यूनिफिकेशन के बाद एक राजा बनाया गया जो कि प्रशिया का राजा था, वो ही अब
जर्मनी का राजा कहला जाएगा। और कैसी मोनार्की रहेगी? हेरिडिटरी मोनार्की रहेगी। प्रशिया के जो राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा प्रशिया का राजा बनेगा, और प्रशिया का राजा बनेगा तो जर्मनी का भी वो राजा बना रहेगा। तो हेरिडिटरी सिस्टम यहाँ पर लाया गया यूनिफाई करने के बाद। और जो ताजपोशी की गई थी जर्मनी के राजा की, वो कहाँ पर की गई थी? फ्रांस की जो कैपिटल है उसके सामने एक जगह पैलेस ऑफ वर्सलिस, वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल है, वहाँ पर कभी फ्रांस का राजा निवास करता था। उसी क्षेत्र में जर्मनी के राजा का इन्होंने ताजपोशी की थी। तो इसके अलावा जो जर्मनी फ्रांस का क्षेत्र था एलेक्स रोरेन, उसको भी जर्मनी ने एनेक्स कर दिया, प्रशिया ने एनेक्स करके अपने में मिला दिया। और साउथर्न स्टेट ऑफिशियली जर्मनी का भाग बन गए थे। 1871 में ये जर्मनी यूनिफाई हो गया था पूरा। और इस यूनिफिकेशन में ऑस्ट्रिया शामिल नहीं था क्योंकि उसका अलग सा साम्राज्य था। तो ये जो सॉल्यूशन निकल के आया कैसा है? लेसर जर्मनी का, एक ग्रेटर जर्मनी एक लेसर जर्मनी का बातचीत चलती रहती थी। तो ये जो आखिरकार जर्मनी यूनिफाई होगा वो लेसर जर्मनी के हिसाब से हुआ। और जर्मनी कैसा देश बना? फेडरल देश बना। फेडरल कहने का मतलब ये कि हर जो स्टेट है उसके पास अपनी अपनी काफ़ी पावर बची रही। उसका जैसे स्टेट, हर स्टेट का ज़्यादातर स्टेटों में राजा का सिस्टम अभी जारी रखा गया। और पर्शिया का राजा जो था वो जर्मनी का राजा तो था ही, लेकिन दूसरे राजाओं जैसे ये जो बावेरिया क्षेत्र है तो इसका राजा भी इस सिस्टम के तहत आया। और दूसरे क्षेत्रों में भी राजा सिस्टम बना रहा, और अपने अपने क्षेत्र में ये ऑटोनोमस हुआ करते थे। और थोड़ा सा ही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी जर्मनी यूनिफिकेशन के बाद। तो ये कुछ यूनिफिकेशन वार है। आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।